बहुत धन्यवाद राजेंद्र यादव जी आपका इस कार्यक्रम को आयोजन करने में। तो मैं अपनी बात रिज्यूम करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस देश के ऊपर इतना बड़ा एक फ्रॉड, एक क्रिमिनल ऑपरेशन जो है थोपा गया, उसके बाद आपको जिन्होंने ये थोपा वो धर्मात्मा बन गए रातों रात, और वो दिखा रहे हैं कि देखो हम समाज की कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पूरा समाज अब को घुटनों पे हम ले आए। अब हम देखो कैसे समाज में जो लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ वो जो व्यक्ति कल तक अपनी रोटी कमा रहा था मेहनत करके, वो अगले दिन भिखारी बना हुआ था। नोएडा में मैं देख सकता था, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उस समय सेक्टर 34 में रह रहा था नोएडा में, और मैं देख रहा था कि वहाँ पे कैसे जो मार्केट में मैं जाता था शाम को सामान वगैरह लेने, तो कैसे वहाँ पे भिखारियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी थी, महिलाएं जो भीख मांग रही थी। अच्छा, मैंने देखा जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे कुछ एक चर्च बना हुआ है, और चर्च के पास मैंने देखा कुछ 12-14 महिलाएं खड़ी हुई थी, और वो वहाँ पे चर्च के पास मंडरा रही थी। उस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो वो डर के मारे कि कहीं पुलिस वाला उनको डंडे मार के ना भगा दे। तो मैं जाके उनसे पूछा कि वो क्यों खड़ी हैं, तो पता चला कि वो कह रही है कि जो चर्च वाले हैं शाम के टाइम राशन बांटते हैं, आटा, दाल, चावल और वो खाने का तेल और ये सब चीज़ें। तो वो उसकी उम्मीद में खड़ी थी कि वहाँ चर्च से उनको आटा, दाल, चावल ये सब मिलेगा। तो मैंने कहा कि आप पहले ये बांट चुकी हैं? कहते हाँ, ये शाम के टाइम ना बांटते हैं, पर वो टाइम नहीं बताते, तो हमें पता नहीं कि ये कब बांटेंगे। तो हम खड़ी हैं कि यहाँ पे जब देंगे तो हमें भी मिल जाए। तो मुझे हैरानी हुई। अब उस समय चूंकि वो खड़ी थी और मेरे मन में भी थोड़ा कुछ संवेदना जागी, तो मैं घर भागा अपने वहीं से, और भाई उनको आटा, दाल, चावल चाहिए। और वो औरतें कौन थी? वहीं पास में एक स्लम जैसी जगह है सेक्टर 34 में, जहाँ से औरतें आती हैं काम करने, घरों में घर के काम करने, झाड़ू पोछा वगैरह। तो ये वही महिलाएं थी जो कल तक काम कर रही थी, आज वो चर्च के बाहर खड़ी हैं आटा, दाल, चावल के लिए। मैं वहीं से भागा अपने घर, थोड़ा कैश घर से उठा के लाया और उनको साथ लेके गया वहीं किराने की दुकान पे, और कुछ जितना भी मुझसे हो सकता था उनको मैंने दिया, आटा, दाल, चावल वगैरह का वहाँ पे। और वहाँ जब मैं ये बांट रहा था, कोई 1 दर्जन औरतें होंगी, तो इतने लोग और इकट्ठे हो गए, और इवन यंग लड़के, 2 जवान लड़के जो अच्छे खासे थे, देखने में भी स्वस्थ थे, वो मुझसे मांग रहे हैं कि सर हमें भी दे दो कुछ। फिर मैंने उनको भी 100 रुपये। तो ये इतने लोग इकट्ठे हो गए कि वहाँ ऐसा लगा कि वो जो बोरी या जो भी मैंने लिया था जिससे बांट रहा था, उसमें लोग हाथ मार रहे हैं और एक भगदड़ जैसी मच गई। तो ये स्थिति थी लॉकडाउन के समय, यानी मैं आप बात कर रहा हूँ ये मार्च-अप्रैल 2020 की। और फिर अगले दिन गया तो फिर वो औरतें, कुछ 2-3 दिन के बाद गया तो फिर वो औरतें खड़ी थी। फिर मैं एक बार और मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भगदड़ एक्चुअल में मच गई। कितने लोग इकट्ठे हो गए कि जो चीज़ें ली गई थी वो सब ज़मीन पे जा रही थी, क्योंकि लोग झपट्टे मार रहे थे चीज़ें उठाने के लिए। तो ये स्थिति भारत में बनी थी। और उस समय आप देखिए कि आज सरकार ये दावा करती है कि हम लोगों को राशन बांट रहे थे 80 करोड़ लोगों को, तो आज बड़े गर्व से ये बता रहे हैं कि ये देश इतनी तरक्की कर चुका कि 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, यानी ये भिखारियों का देश बन गया। तो ये तरक्की हुई है इस देश में इन 2.25 साल में कि ये देश भिखारियों का देश बन चुका है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, क्योंकि अब सरकार को लगता है कि इन 80 करोड़ लोगों के पास शायद कोई जरिया रहा नहीं, और वो ये जानती है कि क्यों नहीं रहा उनके पास कोई जरिया अपनी रोजी रोटी कमाने का, क्योंकि उन्होंने सर्वनाश किया है, समाज का सर्वनाश किया गया है इन 2.5 सालों में।
कि वो लोग जो खुद खाने कमाने वाले हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, शहरी लोग, उनके घर अगर चलते हैं तो इसलिए चलते हैं कि सुबह एक मेड आती है घर सफाई करने, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, घर का झाड़ू पोंछा करने, तब जाके उनका घर साफ होता है और घर आगे चलता है, तो घर का काम चलता है। तो उनको भी आपने उनके काम धंधे भी आपने छीन लिए। जो मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत से रोटी कमाते हैं, जो मेहनत एक दिन ना करें तो उस दिन उनकी कमाई नहीं होती, उन लोगों का आपने क्या हाल किया। और आज आप धर्मात्मा बन रहे हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटे। तुम्हारे बाप का राशन है, किसान पैदा करता है, समाज पैदा करता है, मेहनत करने वाला पैदा करता है, तुम्हारे बाप का राशन है जो बांट रहे हो। तो समाज को तुमने पंगु बना दिया, अपाहिज बना दिया, जो खुद अपनी मेहनत से कमाने वाला है उसको भिखारी बना दिया, और तुम उसको दिखा रहे हो देखो हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। तो ये है धर्मात्मा बनने का काम। मैं आपको बता रहा था, इस नोएडा का जो एमपी है बीजेपी का, महेश शर्मा, ये इससे जुड़े हुए कई लोग थे। तो जब ये महिलाओं की बात आई, वो उनको रोटी नहीं मिल रही और वो राशन मांगने के लिए चर्च के बाहर खड़ी हैं, तो किसी ने सोशल मीडिया पे कह रखा था कि भी किसी को खाने वाने की ज़रूरत हो तो हम बांटते हैं, खाने के पैकेट्स वगैरह। मैंने फ़ोन किया तो पता चला उसका संबंध भी महेश शर्मा से है, बीजेपी का जो यहाँ का सांसद है। तो कहते हैं हाँ आप बता दो हम बांट देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये जगह है, ये सेक्टर 34 में, यहाँ पे बांटना है। तो लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि क्योंकि उनको तो राशन की ज़रूरत है, उनके पास घर है अपने, वो अपने बना सकते हैं खाना वाना, पर आप उनको तो राशन चाहिए ना, क्योंकि उनके जो काम धंधा बंद है सब, तो उनको आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, ये सब चीज़ें चाहिए। तो बांट के नहीं हम वो नहीं बांटते, हम तो बना बनाया पैकेट बांटते हैं खाने के। तो बने बनाए पैकेट है, अगर आपको कहीं ज़रूरत है तो आप बता देना, हम कुछ पहुंचा देंगे, वहाँ कोशिश करेंगे। तो ये उसका जवाब था। तो फिर मुझे समझ में आया कि कोई इंतज़ाम नहीं है सरकार का, यानी सबको आपने मजबूर कर दिया, उनके काम धंधे छीन लिए। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको डंडे मार रहे हो, पुलिस उनको डंडे मार के वापस भेज रही है कि लॉकडाउन है मत निकलो। और कोई इंतज़ाम आपका नहीं है इनके लिए कुछ भी करने का, ठीक है। और फिर भी आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि देखो हमने इतने खाने के पैकेट बांट दिए और ये सब। तो ये सिचुएशन थी आपकी उस समय। मेरे साथ क्या गुजरी, मेरी मार्च में मेरी फरवरी में मेरी माँ की डेथ हुई, लॉकडाउन से पहले हो गई, तो चलो कम से कम उसका कुछ अंतिम संस्कार वगैरह हो गया ठीक से। जिनका लॉकडाउन में हुआ उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। फिर पता चला मेरी जो पत्नी है उसकी जो माँ है वो भी बीमार है, वो मुंबई में थी उस समय, तो वो भी बीमार है। तो मेरी पत्नी उसकी सेवा के लिए गई मुंबई, और वो फंस गई वहीं पे क्योंकि लॉकडाउन लग गया मार्च में। तो वो बेचारी लौट के आई कम से कम 1.5 महीने के बाद, और जब वो लौट के आई उसकी माँ भी खत्म हो गई वहाँ पे, और उसकी माँ का तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं। जब वो मर गई तो वो एम्बुलेंस वालों को बुलाया, वो एम्बुलेंस वाले आए और वो कहीं शमशान में ले गए, और वहाँ पे उन्होंने खुद ही एम्बुलेंस वालों ने ही हेल्प करके उसको क्रीमेट कर दिया जो करना था। यानी कोई अंतिम संस्कार जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं हो रहे थे। और तो और जब वो अस्पताल में थी, मेरी वाइफ की जो मदर है, तो जो मेरा उसका जो भाई है, यानी जिस जो मरीज औरत है उसका बेटा, जब वो उससे जा रहा था मिलने के लिए, तो ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो उसको बीच में रोक दिया गया पुलिस वालों ने और उसको वापस कर दिया वापस। यानी उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था मुंबई में। जब उसकी मौत हुई तो इवन एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी उनको सुबह से शाम हो गई। ये काम हो रहा था इस देश में लॉकडाउन के समय। जो लोग मर रहे थे उनके अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहे थे। और ये जो अंतिम संस्कार जहाँ पे होते हैं हमारे, ये बनारस वगैरह में और ये हरिद्वार वगैरह में, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी आप जानते हैं। तो हमारा जो धर्म है, जिसको आप धर्म का नाम देते हो, वो तो निलंबित हो गया, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा था कहीं, हवा में तहलील हो गया, वो घुल मिल गया।
तो कोई धर्म शर्म नहीं है, तो धर्म में भी लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने। और ये किसने किया? वो दाढ़ी वाला जो आया था टेलीविजन पे, उसने, आरएसएस प्रचारक ने, और लोगों ने मान लिया। तो धर्म क्या आ गया, संस्कृति आपकी कहाँ गई, सब हवा हो गई। तो जब मेरी वाइफ आई 1.5 महीने के बाद लॉकडाउन से मुंबई से, मेरी बेटी को भी भेजना पड़ा कहीं, क्योंकि माँ के बिना वो रहती नहीं, तो उसको मैंने अपनी बहन के यहाँ भेज दिया। तो ये 1.5-2 महीने बाद आ रही है लॉकडाउन, जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो जो मेरा जो मकान मालिक है वो मुझसे कहता है कि तेरी वाइफ जो है मुंबई से आई है, तो बीमारी लेके आई है, तो इसको क्वारंटाइन करा। कह रहा है वो साला खुद डॉक्टर बना हुआ है, जो मेरा मकान मालिक था। कह रहा है तेरी वाइफ आई है तो ये कैसे आ गई, इसको क्वारंटाइन करा। तो मैंने कहा तू डॉक्टर है क्या जो क्वारंटाइन कराऊं? कोई डॉक्टर कह रहा है वो आई है वहां से पूरी टिकट लेके ट्रेन पे बैठ के आई है, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सरकार की कोई गाइडलाइन, तू कौन होता है ये कहने वाला? कहते नहीं क्वारंटाइन करा। वो ऊपर जा रही है, ऊपर छत पे, क्योंकि हम नीचे रहते थे, वहाँ पे कोई कपड़े सुखाने की नहीं है, तो ऊपर जाके सुखाती थी, लिफ्ट से ऊपर जाती थी। तो कह रहा है वो ऊपर क्यों गई, उसको ऊपर जाना बिल्कुल बैन है, कि मेरी भाई ऊपर नहीं जा सकती। वो मेरे साथ मार्केट गई बाजार में, तो कह रहा तू मार्केट में क्यों लेके गया अपनी वाइफ को, इसको क्वारंटाइन करा। तो उसने पुलिस बुला ली, यानी मैं अपनी वाइफ को मार्केट तक लेके गया और कुछ सामान लेने आए, वापस आए तो पुलिस खड़ी हुई आ गई, जो पुलिस की वैन खड़ी है। और मैं जब अंदर चले गए तो बाहर से बेल बज रही है और कह रहे हैं कि पुलिस वाला तुझे बुला रहा है, चल बाहर जा। तो मैं गया और तो पुलिस वाले खड़े हुए हैं वो ठुल्ले, और वो कह रहे हैं हाँ भाई तू मास्क क्यों नहीं पहनता, तू ये क्या कर रहा है, तू वो क्या कर रहा है, इस तरह की। और मेरे घर वाले भी आ गए डर के मारे कि ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। तो ये गुंडागर्दी उस समय चल रही थी। ये मैं मई की बात कर रहा हूँ, मई 2020 की, कि जब आपके खुद के जो पड़ोसी हैं या मकान मालिक हैं वो आपके पीछे पुलिस छोड़ रहे थे। पार्क में क्यों जाता है, पार्क में क्यों जाता है भाई तू, पार्क में जाना मना है, तुझे नहीं पता लॉकडाउन लगा है? तो पुलिस वाले आपको पार्क से खदेड़ रहे थे, पार्क सारे सुनसान पड़े थे, कोई योगा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो आरएसएस प्रचारक है दाढ़ी वाला, इसको आपने सर पे चढ़ा लिया कि इसने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चालू करा दिया। इसने तो सारा योगा खत्म कर दिया। इस समय तो शहरों में आज भी योगा नहीं हो रहा। पहले तो योग वगैरह होता था ना, सुबह शाम आप शहरों में, दिल्ली में, किसी भी बड़े शहर में जाएं तो आपको लोग योग करते हुए भी मिलते थे। योग कहाँ गया आपका? उसने तो आपकी प्राणवायु बंद कर दी। प्राणायाम कैसे करोगे, मास्क पहन के प्राणायाम करोगे? मास्क पहन के करोगे प्राणायाम? तो आपके योग वोग सब बंद हो गए। आपके आयुर्वेद के डॉक्टर सारे खत्म, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो आयुर्वेद के डॉक्टर कहाँ गए आपके, जो उस समय इलाज कर सकते थे? उनको भी बैन किया गया। ये सारी बातें अब निकल के आ रही हैं। ये सारे सवाल है जो पूछने चाहिए कि भाई आयुर्वेद के डॉक्टर कहाँ गए। अभी सरकार ने बताया कि आयुर्वेद के कोई 60 आयुर्वेद के डॉक्टरों को रेफर किए गए मरीज तथाकथित कोरोना बीमारी के, कोई 60-65 करोड़, सॉरी 60-65 हज़ार मरीज, उनमें से एक भी नहीं मरा। यानी जिन्होंने आयुर्वेद का इलाज लिया, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, 60-65 हज़ार मरीज कोरोना के, उसमें से एक भी नहीं मरा। तो ये सब बैन किए गए। जो आपकी समाज संस्कृति की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उन्होंने समाज संस्कृति को बैन कर दिया। और जो समाज और संस्कृति के ठेकेदार हैं वो बैन हो गए, चुप बैठ गए सारे, कोई बोलने वाला नहीं था। ये समाज को कैसे कंट्रोल किया गया सोचो, हम कैसे कंट्रोल हो गए सोचो। आज तो बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? अब दोबारा अगर कुछ करेगी सरकार तब क्यों नहीं बोलेंगे? तब भी सब चुप रहेंगे? कोई बदलाव आया है क्या? तो जो समाज संस्कृति के ठेकेदार हैं वो क्यों चुप हो गए सारे? और जो बदमाश इस क्रिमिनल ऑपरेशन को इंपोज कर रहे थे वो खुद धर्मात्मा बन गए। आपको लूट के, आपको बर्बाद करके, आपके काम धंधे चौपट करके वो खुद धर्मात्मा बन गए। ये हुआ है इस देश में। और फिर मुझे आप बताओ कि कौन सा धर्म है इस देश में और कौन सी संस्कृति है और कौन से आप विश्वगुरु हम बनने वाले हैं और कौन बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं,
टेररिस्ट आतंकवादी हैं जो आपको विश्वगुरु बनाएंगे, आपको बर्बाद करेंगे, इस देश के अंदर डीपॉपुलेशन करेंगे, मरवाएंगे सबको, आपके बच्चों को मरवाएंगे। और यही वो कर रहे हैं इन 3.25 साल में। लोग मर रहे हैं आज, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। एक सेकंड आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, अगले सेकंड आप गए। बचाने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आपको कोई अस्पताल लेके जाएगा, कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है पहले से, आप अस्वस्थ हो तो आपको पहले से है कि हाँ मेरे साथ कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ मेरे साथ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ऐसा मौका आपको नहीं मिल रहा। अब लोग आपकी आंखों के सामने ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एक सेकंड वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अगले सेकंड वो गए। बचाने का कोई चांस नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? अब वो कह रहे हैं ठंड है, कि ठंड से मर रहे हैं, जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मर रहे हैं, बिस्तरे को ज़्यादा तेजी से झटक दिया तो मर गए, किसी भी वजह से मर रहे हैं। अब ये वजह आपको बता रहे हैं, पर वजह आपको पता होनी चाहिए क्या है जो आपके साथ किया गया है। बलात्कार किया गया है लोगों का, जनता का बलात्कार किया गया। उनको उनसे कहा गया ये जो सूरज है ये आपका दुश्मन है, इसलिए अपने घर में रहो लॉकडाउन में। हवा आपकी दुश्मन है, मुंह पे मास्क पहन लो। हवा, प्राणवायु वो आपकी दुश्मन है, और आपने किया, हम कर रहे हैं, बच्चों को लोग पहना रहे हैं। तो ये आज स्कूल में जो आपके बच्चे जा रहे हैं, मास्क पहनाया जा रहा है उनको। वो बात अलग है कि जो थोड़ी बहुत ढील हो जाती है तो उसमें बच्चे जो हैं वो मास्क को ठीक से नहीं पहनते, या वो एक अलग बात है। लेकिन आज ये कोई भी बच्चा जो आज स्कूल जा रहा है वो मास्क पहन के जा रहा है। मेरी बेटी भी जाती है स्कूल, उसको मास्क पहनना पड़ता है। तो स्कूल में बच्चों को मास्क पहनाई जा रही है। कौन सी साइंस है, कौन सा विज्ञान है? अगर इस विज्ञान को सवाल नहीं करोगे तो मारे जाएंगे सारे, हम सब मरेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, सब मरेंगे, और डीपॉपुलेशन होगा इस देश में, जनसंहार होगा जैसे हो रहा है। अगर आप विज्ञान को, जिसको ये विज्ञान का नाम दे रहे हैं, उसको आप सवाल नहीं करेंगे, ये विज्ञान है ही नहीं, ये फ्रॉड है। समाज जो होते हैं वो विज्ञानों से नहीं चलते, जिसको ये विज्ञान कह रहे हैं वो विज्ञान भी नहीं है। वैसे समाज अपनी संस्कृति से चलते हैं। समाज अपने आप चलने वाला एक मैकेनिज्म है, वो अपने आप स्वचालित है, अपने आप चलता है, ठीक है। वो उससे नहीं चलते जिस चीज को ये विज्ञान का नाम दे रहे हैं, और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। कहाँ गए आपके वैज्ञानिक सारे, कहाँ गए आपके सारे डॉक्टर? इस देश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, इस देश में वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, इंजीनियर, जो साइंटिफिक मैन पावर इंडिया में है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, 135 करोड़ की आबादी है। तो कह रहे हैं जी आज़ादी के बाद से इंडिया में IIT डेवलप हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनको भी कहते हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, भारत में यूनिवर्सिटियाँ बनी, कॉलेज बने, पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, IITs हैं, NITs हैं, जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। कितने मेडिकल कॉलेज हैं, सैकड़ों, हज़ारों में मेडिकल कॉलेज होंगे इंडिया में। तो सारे डॉक्टर सारे मर गए, सारे साइंटिस्ट मर गए, सारे इंजीनियर मर गए। कोई साइंस को चैलेंज कर रहा है? झूठी साइंस को, फ्रॉड साइंस को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। कहाँ गए सारे डॉक्टर, कहाँ गए साइंटिस्ट, कहाँ गए इंजीनियर? ये जो टेस्ट आपका करते हैं PCR, बिल्कुल फ्रॉड टेस्ट है, एक ढेले का टेस्ट नहीं है, एक ढेले का। ये जो PCR टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें भारत की जनता ने, आपको पता है कितना पैसा खर्च किया है? एक खबर आई थी दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में खबर आई थी कि मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक भारत की जनता ने कोई 65 लाख करोड़ रुपए केवल PCR टेस्ट पे खर्च किए, क्योंकि ये PCR टेस्ट बार बार कराया जा रहा था। कहीं पे कहा जा रहा था 48 घंटे में दोबारा कराओ, कहीं कह रहे थे 1 हफ्ते में दोबारा कराओ, कहीं जाना है तो आपको वो दिखाना है अपना टेस्ट, कहीं पे ट्रैवल करना है तो दिखाना है, ऑफिस में जाना है तो PCR टेस्ट दिखाओ। तो भारत की जनता ने कितना पैसा खर्च किया PCR टेस्ट पे? कोई 60-65 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा बर्बाद किया गया एक फर्जी टेस्ट के ऊपर, पूरा फर्जी टेस्ट है। इसमें आप कुछ भी दिखा सकते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी PCR करा के आप सबको बीमार दिखा दो, सब बीमार हो गए, सब क्वारंटाइन में जाओ,
चलो 14 दिन तुम्हें जेल में बंद कर दिया, क्वारंटाइन में जाओ। तो कोई भी आदमी को आप कैसे भी दिखा दो, जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है, आपके शरीर में कौन सा मॉलिक्यूल है उसको बड़ा करके दिखा रहा है वो। जैसे फोटोकॉपी की आप मशीन होती है ना, वो एक चीज़ को कई सारी कॉपियाँ कर देती है। तो इसको, ये जो पीसीआर की तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको जो ईजाद किया है जिसने, उसने ये बात कही हुई है, ये हमने कई बार शेयर की है कि इसमें आपके शरीर में कोई एक मॉलिक्यूल भी है तो उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फर्जी टेस्ट है, इससे कोई भी बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन ये टेस्ट है जो आज भी चल रहा है। तो आज भी चल रहा है मतलब चैलेंज किसी ने नहीं किया, चुनौती किसी ने नहीं दी। कहाँ गए साइंटिस्ट, कहाँ गए इंजीनियर जो इसको चुनौती देंगे? कोई दे रहा है? नहीं। तो पूरी साइंस आपकी झूठी है, ये कोई साइंस नहीं है। सिर्फ साइंस कह देने से वो साइंस नहीं हो जाती। साइंस सारी समाज के अंदर होती है। जो आप घर में जितने, दुनिया का कोई मानव समाज ऐसा नहीं है, चाहे आदिवासी समाज हो, जो वो लोग जो नंगे रहते हैं ना, वो भी साइंस जानते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार के किसी टापू पे जाके जीना शुरू कर दो ना, तो वहाँ के लोग सिखाएंगे आपको क्या जीना कैसे है, खाना क्या है, चोट लग गई तो कौन सी दवाई लगेगी, प्रॉब्लम हो गई कोई शरीर में, कोई कोई बीमारी होगी तो कैसे ठीक होगी, वो आदिवासी बताएंगे जो नंगे रहते हैं। तो साइंस भैया, दुनिया का कोई मानव समाज ऐसा हुआ नहीं जिसको साइंस में आती हो, जिसका प्रकृति से रिश्ता नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये प्रकृति ने बनाया है, ये बिल गेट्स की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। ये जो शरीर हमारा है, ये किसी कंपनी के का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है, किसी फैक्ट्री में नहीं बना, ये प्रकृति का हिस्सा है। तो ये प्रकृति से इसका कनेक्शन है। तो साइंस आपको आती है सारी, आपके समाज और संस्कृति और समुदाय में सारी साइंस भरी पड़ी है। जो खाना बनता है वो साइंस से बनता है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना ये साइंस है, ये समाज जानता है। बीमारी होती है तो ठीक कैसे करना है ये साइंस है। ये साला आरएसएस प्रचारक मोदी आपको बताएगा साइंस, या बिल गेट्स बताएगा जो साला खुद जिसने पढ़ाई नहीं की, वो आपको साइंस बताएगा? साइंस आपके घर में, आपकी जो गृहिणियां, जो अनपढ़ आदमी है उनको साइंस आती है। जो अनपढ़ आदमी जमीन जोत के आपके लिए रोटी पैदा करता है उसको साइंस आती है। बॉटनी उसको आती है, बॉटनी, बॉटनी की कहते हैं ना, जो आपका वनस्पति विज्ञान है। बॉटनी, असली बॉटनिस्ट तो आपका किसान है। जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको साइंस आती है सारी। ये साइंस बताएंगे आपको। जो आज सारे चुप बैठे हैं, जब समाज का विनाश हो गया तो सारे साइंटिस्ट चुप बैठे थे, जो किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहे, जो कहीं नहीं कह रहे कि ये पीसीआर टेस्ट नकली है, फर्जी है। मुंह पे मास्क पहनने से आप बीमार होंगे, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर शरीर में जाएगी, आप मर जाओगे। कोई नहीं बता रहा आपको, बल्कि ये कह रहे हैं कि पहनो मास्क, बच्चों को भी पहनाओ। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनको मास्क पहना के भेजो। ये आपको साइंस बताएंगे जो आपको मारने का काम कर रहे हैं, जो आपकी प्राणवायु भी बंद कर रहे हैं, जो आपका सांस लेने का अधिकार भी आपसे छीन रहे हैं। वो कौन सी साइंस आपको बताएंगे? ये सारी झूठी साइंस है। तो ये जो कोरोना का इन्होंने फ्रॉड किया, इसकी सारी साइंस झूठी है। और दूसरा जो ये फ्रॉड कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन का, उसकी भी सारी साइंस झूठी है। क्लाइमेट चेंज की सारी साइंस झूठी है। अब आपके ऊपर ये कौन सा एजेंडा थोप रहे हैं? इसको कहते हैं एजेंडा 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा, जो आपका कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है, जिसमें आपकी नई नई रेगुलेशंस आ रही हैं। जैसे अभी बताया सचिन भाई ने कि गाड़ियां बैन कर रहे हैं कि 10-15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते। डीजल पेट्रोल को ख़त्म कर रहे हैं कि भाई डीजल पेट्रोल अब की गाड़ियां आप इस्तेमाल ना करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करो, और ये सब बातें। ये सारा एजेंडा आपका, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आपके पास थोपे जा रहे हैं, नए कानून, नए नियम, नए कायदे, ये एजेंडा 2030 से आए हैं। जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है, जलवायु परिवर्तन का, इसके पीछे भी झूठी साइंस है, झूठा विज्ञान है इसके पीछे। कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई दुनिया में प्रलय आने वाली नहीं है, कोई प्रलय नहीं आ रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्रलय आ रही है। प्रलय आ रही है इसलिए अपना जीवन बदल दो, बिहेवियर चेंज कर दो, अपना व्यवहार बदल दो, और सारे जो बलिदान करोगे वो आप करोगे। जिन हरामजादों ने पैसा कमाया है, जो पूंजीपति बन गए, वो कोई बलिदान नहीं करेंगे, वो तो अभी भी अपने प्लेन से उड़ेंगे।
पर आपकी मोबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। आप नहीं जा सकते अपने नेबरहुड से बाहर, अपनी कम्युनिटी ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका ट्रैवल खत्म किया जाएगा। आपकी गाड़ियों पे गाज गिरेगी कि गाड़ियां जो आपकी डीजल पेट्रोल से हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो इसको चलाना बंद करो। आप अपना खाना पीना बदलो। आपको कहा जाएगा चाहे कीड़े मकोड़े खाने पाए तो खाने पड़ेंगे, आपका खाना पीना बदला जाएगा। गाय भैंस से कहा जाएगा कि गाय भैंस के शरीर से मीथेन गैस निकलती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। गाय भैंस के शरीर से क्या निकलता है? मीथेन गैस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए गाय भैंसों को मार दो। सबसे ज़्यादा गाय भैंसें इंडिया में हैं, भारत में हैं। भारत में आपको पता है कि गाय भैंसें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन भारत में होती है, दूध का उत्पादन। अब कह रहे हैं गाय भैंसें मार दो, और मारी जा रही हैं। जो टीके लगा रहे हैं ये गाय भैंसों को मारने के लिए हैं। जैसे इंसानों को टीके लगा के मार रहे हैं, वैसे गाय भैंसों को मारा जा रहा है। ये जो लंपी डिजीज हुई है, इसका गहरा संबंध है फुट एंड माउथ की वैक्सीनेशन से, जो गाय भैंसों को लगाई जा रही है 2018 से। ये भी आपके प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जा रहा है, जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गाय भैंसों को। और उसके बाद गाय भैंसें मर रही हैं, हर एक जगह से रिपोर्ट आई हैं, हर एक जगह से। लंपी डिजीज जो जिससे अभी कितनी गाय भैंस मर गई, राजस्थान में, गुजरात में और जगह, इसका डायरेक्ट संबंध उस वैक्सीनेशन से है जो की जा रही है गाय भैंसों की। ये बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसके विज्ञान को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ये झूठा विज्ञान है, वायरोलॉजी